नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। देखिए, बिहार से राज्यसभा की 5 सीट के लिए 16 मार्च को चुनाव हुआ और इस चुनाव में एनडीए 16 आने एकजुट साबित हुआ और सभी 5 सीट पर एनडीए उम्मीदवारों का सिक्का चला और एक बार फिर महागठबंधन की एकजुटता का दावा फेल हो गया है। विपक्ष का कुनबा पूरी तरह से बिखर गया। न कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल पाई और न ही तेजस्वी यादव ही अपने एक भी विधायक को संभाल पाए। और ये सब कुछ तब हुआ जब उन्हें एआईएमआईएम और बीएसपी का साथ भी मिल गया था, लेकिन उनके अपनों ने ही उनका खेल बिगाड़ दिया और राज्यसभा की रेस आरजेडी हार गई, जिसके बाद अब महागठबंधन की एकजुटता के साथ ही पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो आपने देखा कि कल जो रिजल्ट आया उससे यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि एनडीए एकजुट है और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन खेमे में सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, राज्यसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह की हार पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दायित्व था कि वो सबसे बात करें। उन्होंने किसी से भी बातचीत नहीं की, ये गलत है। विपक्ष के नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सबके साथ बैठक करें। विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है उस जिम्मेदारी को उनको निभाने की जरूरत है। वो बताइए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन विपक्ष के नेता को इसकी जानकारी तो पहले भी थी। विपक्ष के नेता के दायित्व था कि कोऑर्डिनेशन सबसे बात करें। ना उन्होंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष से, ना प्रभारी से, न किसी अन्य लोगों से बातचीत किया, न शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की। ये तो गलत है ना। विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि सबके साथ बैठक करें, बुलाएं और जैसे को तैसा। ये जिम्मेदारी विपक्ष की। विपक्ष के नेता अपने, ये बात बिल्कुल है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया है, प्रेशर में चुनाव जीते गए, लेकिन जो विपक्ष की नेताओं की भूमिका होती है उस जिम्मेदारी को उनको निभाने की जरूरत है। तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की नेता की जिम्मेदारी जो होनी चाहिए थी उसको तेजस्वी यादव ने नहीं संभाला। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वाल्मीकि नगर विधायक ने भी सफाई दी है। सोशल मीडिया पर सुरेंद्र कुशवाहा का पोस्ट, गलत उम्मीदवार को टिकट देने का आरोप लगाया। आरजेडी ने गलत उम्मीदवार चुना है। सुरेंद्र ने यह कहा, मैंने वोट नहीं देना ही बेहतर समझा। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने लिखा कि एक सीट का मौका था महागठबंधन के पास, तो दीपक यादव जी से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था? वो भी नहीं तो मुकेश सहनी जी को ही, लेकिन उन्हें मौका ना देकर ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है। मैं एनडीए का साथ नहीं दे सकता हूं और आरजेडी ने उम्मीदवार गलत चुना तो मैंने वोट ना देना ही बेहतर समझा। तो वाल्मीकि नगर विधायक की तरफ से एक सफाई आई है और पोस्ट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उन्हें उम्मीदवार से दिक्कत थी, नाराजगी थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एनडीए का समर्थन तो नहीं कर सकता था, तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं वोट ही ना दूं। तो देखिए, आरजेडी ने गलत उम्मीदवार चुना। सुरेंद्र ने यह कहा, मैंने वोट नहीं देना बेहतर समझा। और देखिए, आरजेडी के ढाका विधायक की सफाई, वोट नहीं देने पर फैसल रहमान ने एक सफाई दी है राज्यसभा चुनाव में। उन्होंने कहा कि मतदान से गायब रहने का ये मामला, मां के इलाज के लिए मैं दिल्ली आया हुआ हूं और मां की तबीयत ज्यादा खराब थी और इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाया। तेजस्वी को फोन किया पर फोन लगा नहीं। मैं हमेशा पार्टी के साथ हूं, फैसल रहमान ने ये कहा है। तो तेजस्वी को फोन मिलाया था लेकिन फोन पर बात नहीं हो पाई थी। आरजेडी के ढाका विधायक हैं जो कल वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनकी मां की तबीयत ज्यादा खराब थी और वो दिल्ली में उनका इलाज करवा रहे थे और इसीलिए वो कल वहां बिहार विधानसभा में वोट देने नहीं पहुंच पाए। तो चक्कर में पड़ गए। फैसल रहमान जी, अब क्लियर कीजिएगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कल जब वोटिंग चल रही थी, क्या उससे पहले कल के दिन, कल 4 बजे तक भी आपने संपर्क करने की कोशिश की थी तेजस्वी यादव के साथ, पार्टी के साथ? दिल्ली पहुंच गया तो संपर्क करने की कहीं कोशिश नहीं जी। बार बार मीडिया में हमको भी देखने को मिला कि मेरा मोबाइल, लोग बता रहे थे कि मोबाइल बंद है। मेरा मोबाइल खुला तो सारे लोगों से बात हमारी हो रही थी और हम यहाँ आने के बाद थोड़ा
डॉक्टर के संपर्क में लेकिन कौन है, फैजल रहमान जी, ये अटपटा नहीं लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि आपका फोन खुला था, संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी पार्टी की तरफ से, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण था, और ऐसे में क्या आपने फोन इग्नोर कर दिया? अगर फोन खुला था, लोगों के फोन जा रहे थे, तो क्या आपने उठाए नहीं? आपने क्लियर नहीं किया कि आप कहां पर हैं और किस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं? फोन कल जितना भी फोन आया सबको फोन उठाया, सबसे बात हुई है। तो क्या उसमें तेजस्वी या पार्टी के किसी बड़े नेता का फोन नहीं था? कहीं से किसी का फोन उन लोग का नहीं है, और भी पार्टी के लोग, चाहे ऐसे भी जो जानने वाले लोग थे, उनका कॉल आ रहा था, सब लोग से हमारी बात हुई है। तो बात हुई तो क्या किसी ने आपको कहा नहीं कि आप वोट करने के लिए आइए, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है? क्या ये मौके की नजाकत को आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए? होना चाहिए कि मैं एक वोट देने के लिए ही मैं यहाँ से गया था जी। मैं बाई रोड गया था, वोट देने के लिए गया था, लेकिन अचानक से फिर से खबर आया, मैंने यहाँ आ गया वापिस, और हम पूरी दिन डॉक्टर के चक्कर में, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रह गए। अब वहाँ थे और लोगों से भी बात हो रही थी, कई फोन आए, लोगों से बात हुई, लेकिन जाना उस टाइम मतलब आने की कोई बात तो नहीं थी। पहले तो माँ का इलाज कराना था, मैं उस चक्कर में जी। पड़ा। फैजल रहमान जी, देखिए खबर तो ये भी आई कि 2 दिन पहले तक बैठक चल रही थी, रणनीति आप लोग तैयार कर रहे थे, तो माँ की जब अचानक तबीयत खराब हुई, आपकी माताजी अस्वस्थ थी, तो सबसे पहले तो यही बनता है, फैजल रहमान जी सवाल सुन लीजिए, सबसे पहले तो यही बनता है कि आप पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क करें और इस बात की जानकारी दें कि आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वोटिंग के लिए। सभी नेताओं से हमारी बात हो रही थी। कौन से नेता? आप नाम बता पाएंगे क्या? आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर नाम बताइए, कोई पार्टी का एक जिम्मेदार बड़ा नेता जिससे आपकी बात हुई, जिसको आपने जानकारी दी कि आप नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मां की तबीयत ठीक नहीं है। हमारे पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं, एक ही बड़ा नेता है जिसका नाम तेजस्वी यादव है। मैं उनसे फोन किया, वो हमारी बात नहीं हुई। और देखिए, इस बीच हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि महागठबंधन का कुनबा पूरी तरह बिखरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक विधायक जिनकी बात अभी आप सुन रहे थे, फैजल रहमान, ने साफ कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब थी, तो दूसरे विधायक ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीदवार से नाराजगी थी, वो उम्मीदवार को लेकर संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए वो वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे। वाल्मीकि नगर विधायक और ढाका विधायक, इन दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक ने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत की है और दूसरे ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट किया है जिस पर उन्होंने साफ तौर पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैं एनडीए को तो समर्थन नहीं कर सकता था, मुझे उम्मीदवार से संतुष्टि नहीं थी और इसीलिए मैंने अपना वोट नहीं दिया है। और आपको बता दें कि उनमें से 2 विधायकों की सफाई की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद नितिन नवीन पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राज्यसभा का चुनाव उन्होंने जीता है और उसके बाद उनकी दिल्ली के लिए रवानगी हो गई है। नितिन नवीन दिल्ली के लिए जो रवाना हो रहे हैं उसकी तस्वीरें हम आपको पटना एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। तो नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 5 राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन होना था, जिनमें से 6 कैंडिडेट थे, उनमें से 5 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। नितिन नवीन, नीतीश कुमार और साथ ही साथ 3 अन्य उम्मीदवार हैं जो जीते हैं और जीत के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ नजर आ रही है। नितिन नवीन दिल्ली के लिए जब रवाना हो रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर सामने आई है। और देखिए, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा है, जो बीजेपी को हराएगा उससे हमारा समर्थन होगा। ये भाजपा के लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा हम सब लोगों ने देखा है पहले भी, और हम सब लोगों का जो समर्थन होगा, जो भाजपा को हराएगा उसको होगा। और आज तृणमूल की तरफ से कैंडिडेट दिया जाएगा निर्वाचन के लिए, आपका क्या रोल होगा इस बंगाल चुनाव में? जो भाजपा को हराएगा। और आइए अब आपको वो 4 चेहरे दिखा देते हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में विपक्ष का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से और इसे देखकर आप समझिएगा कि 4 जो चेहरे हैं
जिन्होंने पूरे इस खेल को बिगाड़ा है वो आप देख लीजिए। और देखिए, हम आपको दिखा दें, राज्यसभा चुनाव में अपनों ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। वाल्मीकि नगर के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस से फैसल रहमान, जिनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई, ढाका से ये विधायक हैं और ये वोट कास्ट करने नहीं पहुंच पाए। और इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं मनोहर सिंह, कांग्रेस से, और मनिहारी से ये विधायक हैं। मनोज विश्वास, कांग्रेस, फारबिसगंज विधायक हैं। इन लोगों की सफाई अब तक नहीं आई है, लेकिन दो लोगों ने अपनी सफाई दे दी है। एक फैसल रहमान ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरी माताजी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी और इसीलिए मैं दिल्ली में उन्हें डॉक्टर्स से दिखा रहा था, उनका इलाज करा रहा था। और दूसरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये कहा कि जिस तरीके से उम्मीदवार का चयन किया गया उससे मैं संतुष्ट नहीं था और ऐसे में मैं आखिर क्या करता, मुझे एनडीए के साथ जाना नहीं, मैं उनका समर्थन कर नहीं सकता, तो मैंने वोट ना करना ही सही समझा। तो ये चार चेहरे प्रमुख तौर पर आप देख पा रहे होंगे जिन्होंने महागठबंधन कुनबे का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। ये अपने हैं, अपने घटक दल के नेता हैं, अपने घटक दल के विधायक हैं, लेकिन बावजूद ये वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गया। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन ले गए हैं और अब ऐसे में उनकी भूमिका भी बदल जाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार में नई सरकार का मार्गदर्शन भी करेंगे और केंद्र में बिहार के विकास की बात भी करेंगे, साथ ही बिहार में हुए काम को भी रखेंगे। नीतीश कुमार जी जा रहे हैं अब राज्यसभा में। उनका इतना लंबा विधायी एक्सपीरियंस है काम करने का और वहां जा करके बिल्कुल वो बिहार की बात को भी रखेंगे, बिहार के काम को भी रखेंगे और सरकार में भी बिहार का काम हो उस बात को दिल्ली में रखेंगे। एक सेकंड, इसका ये मतलब नहीं कि बिहार में जो सरकार बनेगी उसको उनका मार्गदर्शन भी नीतीश कुमार जी बिहार में करेंगे। जब हाउस चलेगा उस समय दिल्ली, पार्लियामेंट जब चलेगा और समय वो पटना में रह करके पार्टी का भी काम करेंगे और सरकार को भी जो गाइड करना है, मार्गदर्शन देना है वो देते रहेंगे। और देखिए, बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर पुलिस की गोली खाएं। और इसी लाइन पर चलते हुए मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। यहां मुठभेड़ में एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने 2 अपराधियों को मार गिराया है। हालांकि इस घटना में एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। मुठभेड़ की यह घटना पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में हुई है। शिवहरवा गांव में एक घर में कुछ अपराधियों के छिपे होने की पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई के लिए घेराबंदी की, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और इस घटना में अपराधी कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे की मौत हो गई। अपराधियों की गोली से घायल जवान श्रीराम यादव ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इस घटना के बाद से सर्च ऑपरेशन में घर के कमरे से पुलिस को कई हथियार मिले। मौके से एक कार्बाइन, 2 पिस्टल और 1 कारतूस भी बरामद किया गया और लगातार इलाके में तलाशी ली जा रही है। तो मौके से अपराधियों ने कई हथियार को बरामद किया गया है। अपराधी कुंदन ने पुलिस को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मुठभेड़ हुई और कई हथियार को वहां से बरामद किया गया। पुलिस एनकाउंटर में 2 अपराधियों के ढेर होने की खबर है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मोतिहारी में एनकाउंटर की तस्वीर, घटनास्थल से कई हथियार बरामद हुए हैं उनकी तस्वीर, और जवान श्रीराम यादव जो शहीद हुए एसटीएफ के, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपराधी कुंदन ने पुलिस को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। लेकिन ये तस्वीर साफ दर्शाती है कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। या तो अपराध छोड़ो या फिर गोली खाओ। एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराधकर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। जो जवान घायल था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद
उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अपराधकर्मी जिस पे वापस पुलिस ने फायरिंग किया था उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों अपराधी जो एनकाउंटर में जिनका डेथ हुआ है उन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है पहले से, और पुलिस द्वारा उनके धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा था। अपराधी दो अपराधी जिनकी मृत्यु हुई है, एक प्रियांशु दुबे है और एक कुंदन ठाकुर है। उन लोगों ने पहले धमकी दिया था क्या? कौन से पुलिस वाले? हाँ, एक दिन पहले धमकी देने की भी बात आई थी। कुंदन ठाकुर द्वारा पुलिस को धमकी देने की बात आई थी। और आपको बता दें कि अपराधी कुंदन ठाकुर ने नेपाल के एक मोबाइल नंबर से चकिया पुलिस को धमकी दी थी। कुंदन ने अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ को लेकर चुनौती दी थी और धमकी भी दी गई थी। और आपको बता दें कि मुठभेड़ में 10 से 15 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। कुंदन ने यह धमकी दी कि मुठभेड़ क्या होता है पूरे शहर को दिखा देंगे, और इसी धमकी को मोतिहारी पुलिस ने गंभीरतापूर्वक लिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कुंदन और एक अन्य अपराधी प्रियांशु दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। सुनिए अपराधी कुंदन ने चकिया पुलिस को आखिर क्या धमकी दी थी। कुंदन बोल रहे हैं सर। जी बोला। ये क्या चल रहा है पता है सर? हम न्यूज में देखे कि अपराधी पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। पता है अगला न्यूज क्या होगा? न्यूज देखे हैं अपराधी पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया है। पता है अगला न्यूज क्या होगा? कहाँ? मोतिहारी छतौनी वाला। पता है अगला न्यूज क्या होगा सर? क्या होगा? अगला न्यूज ये होगा कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। क्या होता है आपको पुलिस खबर को दिखा देंगे। बढ़ते आगे देखिए, बेगूसराय में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक खुलेआम हथियार लहराते हुए फायरिंग करते नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि युवक पहले हथियार की पूजा करता है और फिर सरेआम गोली चलाता है। वायरल वीडियो बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा 2 इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में हथियार लेकर पहले उसकी पूजा करता है और फिर बाहर आकर फायरिंग करता है। फायरिंग के बाद युवक हथियार को आराम से अपनी कमर में रख लेता है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक युवक की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दबाव में आके बढ़ते आगे अगली खबर आरा के पीरो से, जहां सीएचसी में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क दुर्घटना में घायल एक बुजुर्ग 20 घंटे तक फर्श पर तड़पता रह गया। उम्मीद थी कि अस्पताल में उसे तुरंत उपचार और सहारा मिलेगा, लेकिन वहां की तस्वीर ने मानवता को झकझोर कर रख दिया, शर्मसार कर दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर अमरजीत की देखरेख में घायल वृद्ध को सिर्फ एक टेटनस और एक दर्द की सुई देकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। इसके बाद उसे अस्पताल के बाहर बरामदे में स्ट्रेचर के पास ही छोड़ दिया गया। रात भर वो घायल वृद्ध मच्छर, कुत्तों और दर्द से जूझता रहा। लगभग 20 घंटे तक अस्पताल परिसर में फर्श पर पड़ा रहा, अपनी पीड़ा में तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से उसकी सुध लेने वाला कोई भी नजर नहीं आया। और इसी बीच न्यूज 18 पूछता है सवाल, घायल को फर्श पर तड़पते क्यों छोड़ा गया? शख्स को बेहतर इलाज क्यों नहीं मिला? इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? तो ये बड़ा सवाल, जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के लिए सरकार दावे करती है, क्या ये वही स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक मरीज जब अस्पताल पहुंचे तो उसके साथ ये सुलूक किया जाता है? बढ़ते आगे देखिए, नवादा में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने सवर्ण व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। ये मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां व्यवसायी ओम प्रकाश अपनी दुकान बंद कर घर की तरफ जा रहे थे और तभी रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर लुटेरों ने उनके हाथ से ज्वेलरी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में लगभग 10 से 12 लाख के सोने चांदी के गहने थे। पीड़ित दुकानदार के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। चांदी सोना का सामान था, पायल था, सिकड़ी था, बाला था, अंगूठी था, सोना का। लगभग कितना का होगा? लगभग 10-12 लाख। 10 से 12 लाख। कहाँ पे घटना हुआ? पेट्रोल टंकी के आगे।
बढ़ते आगे अब बात करेंगे बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की। देखिए, बिहार में अगले 48 घंटों में 20 जिलों में आंधी गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। पिछले 2 दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ बारिश को लेकर 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है, क्योंकि किशनगंज, अररिया में रात में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। बता दें आपको, जिन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया उसमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई और लखीसराय जिला शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में बदलाव की वजह से उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में बारिश और तेज हवा का असर रहने की संभावना है। यानी हवा की जो रफ्तार है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। साथ ही सुबह होते ही यानी 9 बजते ही जो तापमान है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। कल राजधानी पटना का जो अधिकतम तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। समझ सकते हैं कि मार्च का मध्य है ये और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे कि सुबह का वक्त है, लेकिन जो धूप है उसका असर है और कहा गया है कि अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में व्यापक वृद्धि हो सकती है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से महिला रोजगार मेला लगाया गया, जिसके लिए महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई नजर आई। महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस मेगा फेयर में 50 से अधिक नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां जॉब देने पहुंची है और ऑन द स्पॉट इंटरव्यू के साथ ही ऑफर लेटर भी दिए जा रहे हैं। ज्ञान भवन में 2 दिवसीय महिला मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर की महिलाएं भाग ली हैं। और बता दें आपको कि पहले दिन ही लगभग 1100 से अधिक महिलाओं को ऑफर लेटर दिया गया और दूसरे दिन भी इसी प्रकार से बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि मैट्रिक से लेकर इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पीजी या फिर ITI, बीएड, तमाम जो डिग्रीधारी है वो जॉब के लिए यहाँ पहुंची हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना इलाहीबाग बैरिया पटना से आई हूँ। अच्छा, हाँ। कहाँ तक पढ़ाई हुई है? अभी तो फिलहाल ग्रेजुएशन हुई है। सब्जेक्ट मैथ ऑनर्स है। मैथ ऑनर्स है जी। तो अभी यहाँ जो जॉब करेंगे आप लोग, तो आगे पढ़ाई जारी रहेगी या और जॉब ट्राई करेंगे या फिर? यहाँ पे होने के बाद देखूंगी, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आगे का पढ़ाई भी कंटिन्यू ही रखूंगी। कंपनी ने भी सैलरी का पैमाना तय कर रखा है। आप भी सोच कर आई हैं कि कितनी सैलरी तक आप ज्वाइन करेंगी, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? एक्सपेक्टेशन तो अभी अंदर जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा। आप कहाँ से पढ़ाई की है? मगध महिला कॉलेज से। हाँ, बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। हाँ। आगे एमकॉम नहीं करनी है? MBA? एमकॉम नहीं, MBA सही है लेकिन एमकॉम नहीं। एमकॉम नहीं? हाँ, MBA में स्कोप है, एमकॉम में स्कोप नहीं है, इसलिए हमको MBA ही करना है। तभी कौन सी कंपनी पसंद आएगी आपको? नेशनल, मल्टीनेशनल? वो अंदर जाके पता चलेगा। मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, तो बस हम लोग एक बार ट्राई करना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पे एक बार मौका मिला है कि हम लोग को, महिलाओं को आगे बढ़ने का, तो मे भी हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का हम लोग हिस्सा बने और आगे बढ़े। हम लोग का सैलरी वैलरी भी सही रहे और हम लोग का कंफर्टेबल एक जॉब मिले। बिल्कुल हौसले की उड़ान है ये। और महिलाएं जो हैं आज डिग्री लेकर जो है बेरोजगार रहना नहीं चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होकर नई इबारत लिखना चाहती हैं। और यही वजह है कि देखिए कि महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से ये 2 दिवसीय जो जॉब फेयर लगाए गए हैं, इसमें तमाम जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। चाहे वो मेडिकल सेक्टर की बात करेंगे, नर्सिंग सेक्टर की बात करेंगे या तमाम जो सेक्टर है वहां से जो डिग्रीधारी हैं, यहाँ तक कि ITI डिग्री वाले भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? पटना दानापुर। कौन सा कोर्स की हैं आप? GDA का। फुल फॉर्म क्या होता है? जेंडर ड्यूटी असिस्टेंट। अच्छा, कितने तक की नौकरी चाहिए? कितने तक की नौकरी चाहिए? कितने हजार तक की नौकरी चाहिए? 25 से 30 हजार तक। 30 हजार तक की। उससे कम अगर मिला तो?
तो तत्कालिक कर लेंगे, फिर कोशिश करेंगे तो आगे करेंगे। ट्रेनर भी हैं यहाँ पर। कितने स्टूडेंट आई हैं आपके साथ यहाँ पर मैडम जी बताइए, कितने स्टूडेंट आपके साथ आई है? 83। अच्छा, कल भी आई थी? यस सर। कितने का सिलेक्शन हुआ? सर ये ट्रेनिंग पीरियड में है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार